गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई ये जो टॉपिक है आपका पेन मैनेजमेंट का, आज जो हम क्वेश्चंस इसके आगे मैं आपको करवाने वाली हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेन मैनेजमेंट का। इसमें मैं आपको इसके टाइप्स भी करवाने वाली हूँ, इसमें मैं आपको इसका मैनेजमेंट भी करवाने वाली हूँ। बहुत ही ध्यान से आज आपको अब ये टॉपिक जो है आगे जो है अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली मॉडरेट पेन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, और आंसर आप लोगों ने दिया है बी, यानी कि वीक एपॉइड्स प्लस नॉन ऑपॉइड्स से हम मॉडरेट पेन को ट्रीट कर देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है भाई आपका। चलो अब देखो, अगर पेशेंट को माइल्ड पेन है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। तो अगर पेशेंट को माइल्ड पेन होता है तो उसको ट्रीट करते हैं हम नॉन ऑपॉइड्स से, नॉन ऑपॉइड्स से हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट को मॉडरेट पेन है तो आप वीक ऑपॉइड्स जैसे कि कोडीन है, ट्रामाडोल है, इनसे आप ट्रीट करोगे। और अगर पेशेंट को सिवियर पेन है तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑपॉइड्स देने होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने याद रखना है। WHO लेटर कहते हैं इसे। विच पेन असेसमेंट टूल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर नॉन वर्बल क्रिटिकली इल पेशेंट। अगर आपके पास में पेशेंट है एक क्रिटिकली इल है, नॉन वर्बल मतलब बोल के आपको वो नहीं बता सकता, और क्रिटिकली इल पेशेंट है, बोल नहीं सकता, नॉन वर्बल क्रिटिकली इल पेशेंट है, तो आप उसके पेन को कैसे असेस करोगे। गुड आफ्टरनून, बताओ। न्यूमेरिकल पेन स्केल का यूज करोगे, विजुअल स्केल का यूज करोगे, बिहेवियरल पेन स्केल का यूज करोगे, या फिर वोंग बेकर स्केल का यूज करोगे। कैसे ट्रीट करोगे अगर नॉन वर्बल क्रिटिकली इल पेशेंट है तो अब हमारे पास आंसर आए हैं विजुअल एनालॉग स्केल, बी आंसर्स आए हैं हमारे पास। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आपके पास में इस प्रकार का पेशेंट होता है तो हम बिहेवियरल पेन स्केल से देखेंगे। भाई नॉन वर्बल पेशेंट था, पेशेंट बोल नहीं सकता है, तो आप उसका बिहेवियर, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, आप उसके जेस्चर्स देखोगे, आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखोगे, उससे आप असेस करोगे कि पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन तीनों के अंदर तो पेशेंट बोलेगा। बिहेवियरल पेन स्केल उन चीजों में यूज होता है जब पेशेंट बोल नहीं सकता, तो उसका बिहेवियर देख के हमें असेस करना होता है कि पेशेंट का पेन का लेवल जो है वो कितना होगा। आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो आंसर जो है वो आपका जाना था बिहेवियरल पेन स्केल। तो इसमें आप क्या करते हो, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हो, उसके लिम्ब मूवमेंट देखते हो, वेंटिलेटर कंप्लायंसेस देखते हो, और इस चीज से आप असेस करते हो कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, क्योंकि पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक आगे चल के इन सारे स्केल्स के बारे में भी बताऊंगी। जितने भी स्केल्स मैंने अभी लिखे थे ना, सबकी इमेजेस भी दिखाऊंगी मैं आपको। पेन लास्टिंग लॉन्गर देन 3 मंथ इज क्लासिफाइड एट। एक पेशेंट है भाई जिसको 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी भी उसको दर्द हो रहा है, तो उसको कौन से प्रकार का पेन बोलेंगे। एक पेशेंट है भाई 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और पेशेंट को अभी भी पेन हो रहा है, तो आप उसको कौन सी क्लासिफिकेशन में रखेंगे? एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, रेफर्ड पेन, या फिर साइकोजेनिक पेन? बताओ। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका क्रॉनिक पेन। तो यहां से आप दोनों चीजों को समझ गए। अगर पेन लेस देन 3 मंथ तक रहा तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट पेन। अगर पेन मोर देन 3 मंथ तक रहा तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पेन। लेस देन 3 मंथ एक्यूट पेन एंड मोर देन 3 मंथ को हम बोलते हैं क्रॉनिक पेन। चलिए भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया। पेन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स, अगर जो पेन है वो इंटरनल ऑर्गन्स से ओरिजिनेट हुआ है तो उसको हम कौन से प्रकार का पेन बोलेंगे? सोमैटिक पेन, विसरल पेन, न्यूरोपैथिक पेन, या फिर फैंटम पेन। ये सारे हैं अब पेन के टाइप्स जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। टाइप्स भी एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगी। जो इंटरनल ऑर्गन से पेन ओरिजिनेट होता है उसको हम कौन से टाइप का पेन बोलते हैं? सोमैटिक पेन बोलेंगे, विसरल पेन बोलेंगे, न्यूरोपैथिक पेन बोलेंगे, या फिर फैंटम पेन बोलेंगे। लाइक करते जाओ, जैसे जैसे आ रहे हो वैसे वैसे लाइक करते जाओ। बहुत ही बढ़िया भाई। तो उसको हम बोलते हैं विसरल पेन। तो यहां से आपको पहला टाइप समझ में आ गया पेन का। पेन का पहला टाइप विसरल पेन। विसरल पेन क्या होता है? विसरल पेन वो पेन होता है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से ओरिजिनेट होता है। ये एक पेन आपको समझ में आ गया। अब हम आगे के पेन्स की भी बात करेंगे। तो कहां कहां से, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन है,
स्टमक है, यूट्रस है, यहां से ये ओरिजिनेट होता है। विसरल पेन हम कहते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टमक है, यूट्रस है, यहां से ओरिजिनेट होता है। इसको लोकलाइज करना इतना आसान नहीं है और इसमें क्रैम्पिंग देखने को मिलती है। चलो भाई, पेन फेल्ट इन एन एरिया डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जहां से वो पेन एक्चुअल में हो रहा है, आपको पेन कहीं और फील हो रहा है। मतलब जहां से उस मतलब मान लो यहां कोई प्रॉब्लम हुई है पर पेन यहां पर हो रहा है, तो इसको हम कौन सा टाइप का पेन बोलेंगे? एक पेन का टाइप हमने समझ लिया, विसरल पेन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से ओरिजिनेट होता है। अब हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, जहां से पेन ओरिजिनेट हो रहा है वहां पेन फील ना होके किसी और एरिया में पेन फील हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसको रेडिएटिंग पेन बोलेंगे, क्या हम इसको रेफर्ड पेन बोलेंगे, क्या हम इसको फैंटम पेन बोलेंगे, या हम क्या इसको न्यूरोपैथिक पेन बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम इसको? तो आंसर हमारे पास आ गए हैं। वेरी गुड, जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना था यार, पेन रेफर हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसको हम रेफर्ड पेन बोलेंगे कि भाई ओरिजिनेट तो यहां से हो रहा है, दिक्कत तो मेरे यहाँ है बट पेन मुझे यहां हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेफर्ड पेन, कि भाई पेन रेफर हो रहा है। जैसे एमआई के अंदर चेस्ट में पेन होता है, लेकिन चेस्ट से पेन जो है आपके लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट करता है, जॉ की तरफ रेडिएट करता है, बैक की तरफ रेडिएट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रेफर्ड। जब पेन रेफर हो जाए, पेन कहीं और हो रहा है, प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन पेन जो है वो आपको फील कहीं और हो रहा है, तो वो होता है रेफर्ड पेन। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका जाना था बी, रेफर्ड। तो दूसरा टाइप भी आपको समझ में आ गया। जैसे कि हार्ट अटैक होता है तो पेन आपको लेफ्ट आर्म एंड जॉ में फील हो रहा है, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तो हार्ट में है, पेन कहां हो रहा है? पेन हो रहा है आर्म में, जॉ में, तो इसको हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। तो ये था पेन का दूसरा टाइप। दो टाइप पढ़ लिया हमने, विसरल एंड रेफर्ड। फटाफट बताओ, दोनों टाइप समझ में आ गए? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए भाई, अब मैं जो ये चारों टाइप्स है, इन चारों टाइप को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं, चारों टाइप को एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपके पास आया रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन क्या होता है? स्टार्ट पेन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट, पेन जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है लेकिन हमारे नर्व पाथवे से होकर दूसरे एरिया तक पहुंच जाता है। हमारा जो नर्व पाथवे है उसके द्वारा वो आसपास के एरिया में पहुंच जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। यानी कि एक पॉइंट से पेन स्टार्ट हुआ। देखो दोनों में डिफरेंस समझना, रेडिएटिंग और रेफर्ड में डिफरेंस है बहुत छोटा सा, और वो क्या है? रेडिएटिंग पेन में क्या होता है कि पेन जो है वो यहां से होना शुरू हुआ है, पेन हो चुका है यहां पे, यहां से वो घूमते हुए फिर वो इधर की तरफ आया है, तो पेन यहां से होना चालू हुआ है। बट रेफर्ड में पेन यहां होता ही नहीं है, पेन हो सीधा यहां रहा है, प्रॉब्लम तो यहां है और पेन यहां हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। रेडिएटिंग में क्या है कि एक जगह पे पेन हो रहा है और वहां से होते हुए वो कहीं और की तरफ निकल रहा है, बट रेफर्ड में प्रॉब्लम कहीं और है, पेन कहीं और हो रहा है, तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, इससे ज्यादा स्लो। ठीक है, तो क्या हुआ? पेन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट, पेन एक पॉइंट पे शुरू हुआ और नर्व पाथवे से होते हुए दूसरी जगह तक पहुंच गया, तो इसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। पेन फेल्ट इन द लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम वेयर द स्टिमुलस ओरिजिनेट, पेन हो ही कहीं और रहा है, प्रॉब्लम कहीं और है, पेन कहीं और हो रहा है, प्रॉब्लम तो यहां पर है लेकिन पेन यहां पर हो रहा है, इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार फटाफट बताओ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जो हमारा रेडिएटिंग पेन होता है ये इरिटेटिंग वाला पेन होता है, रेफर्ड पेन जो है वो आपका दूसरे पाथवे पे चला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि शियाटिका वेयर पेन स्टार्ट एट द लोअर बैक एंड रेडिएट डाउन द, जो शियाटिका ये आपका पेन जो होता है, इसमें जो पेन है वो आपका लोअर बैक से स्टार्ट होते हुए नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और जो हार्ट अटैक वाला मैंने बताया कि हमारा अगर मान लो हार्ट अटैक की कंडीशन है, पेन होता है हाथों के अंदर और जॉ के अंदर पेन हो रहा है, तो दोनों के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है जिसको आपको याद रखना है। फिर आता है आपके पास फैंटम एंड न्यूरोपैथिक पेन। तो रेफर्ड एंड रेडिएट तो तुमने समझ लिए, अब फैंटम पेन क्या होता है? तो फैंटम पेन का मतलब ये होता है कि जिस पार्ट को एम्प्यूटेट किया हुआ है वहां पर पेन होना। अब एम्प्यूटेशन का मतलब होता है रिमूव कर देना, कोई पार्ट जो है उस पार्ट को रिमूव कर देना, निकाल देना, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूटेशन करना। तो जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब ये किसी एक्सीडेंट के कारण मान लो यहां से हाथ को काट दिया है, तो ये जो पोर्शन बचेगा इसको हम बोलते हैं एम्प्यूटेड पार्ट, या ये पार्ट जो है रिमूव कर दिया, तो जो यहाँ पे मुझे पेन फील हो रहा है इसको हम बोलते हैं फैंटम पेन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं फैंटम पेन।
पेन फेल्ट इन अ बॉडी पार्ट दैट हैज बीन एम्प्यूटेटेड, जो पार्ट रिमूव कर चुके हैं, एम्प्यूटेट कर चुके हैं, उस एरिया के ऊपर हमें पेन फील होता है, उसको हम बोलते हैं फैंटम पेन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्टिल रिसीव सिग्नल फ्रॉम द नर्व, क्योंकि जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व है अभी भी उस एरिया में सिग्नल भेज रही है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है, इचिंग फील होती है और प्रेशर फील होता है उस मिसिंग लिम्ब के ऊपर। जो लिम्ब मिस है उस लिम्ब पर हमें ये सारी चीजें जो है ये फील होती है। फिर एक होता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन किस वजह से होता है? जब हमारी कोई नर्व डैमेज हो जाती है या उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो पेन फील हो, बेसिकली हम इसको न्यूरोपैथिक को हम बोलते हैं नर्व पेन। तो जब कोई नर्व, मान लो आप एक ही पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक सो रखे हो, तो उस एरिया की नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिस वजह से उस एरिया में हमें दर्द होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। ये बर्निंग, शूटिंग, टिंगलिंग लाइक पेन होता है, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सेंसेशन भी इसके अंदर होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूरोपैथिक पेन। नर्व पेन को हम न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखने को मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलता है। तो भाई ये 4 टाइप के पेन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, टोटल 5 टाइप के पेन मैं आपको बता चुकी हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था विसरल पेन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होता है। फिर मैंने आपको रेडिएटिंग पेन बता दिया है, जिसमें एक जगह पर पेन होता है और वो दूसरी जगह पर रेडिएट करता है। तीसरा मैंने आपको रेफर्ड पेन बताया है, जिसमें प्रॉब्लम तो यहाँ है बट पेन यहाँ हो रहा है। चौथा मैंने आपको फैंटम पेन बताया है, जिसके अंदर जो हमारा एम्प्यूटेड पार्ट होता है, उस मिसिंग पार्ट जहां से रिमूव कर चुके हैं उस एरिया में पेन होता है। और लास्ट मैंने न्यूरोपैथिक पेन बताया, जो कि नर्व डैमेज या फिर कंप्रेस होने की वजह से पेन होता है। तो 5 टाइप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला टॉपिक, विच स्केल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन। 3 से 7 साल के बच्चों को हम कौन सा स्केल यूज करते हैं पेन असेस करने के लिए? 3 से 7 साल के बच्चों में पेन को असेस करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करेंगे? न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यूज करेंगे, विजुअल एनालॉग स्केल यूज करेंगे, वोंग बेकर स्केल यूज करेंगे, या एमसी गिल पेन क्वेश्चनर यूज करेंगे? वेरी गुड। तो जो 3 से 7 साल वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर हम वोंग बेकर फेस स्केल यूज करते हैं। वोंग बेकर फेस स्केल यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये मैंने बताए हैं यहां पर सारे स्केल, एक एक करके देख लो। सबसे पहले न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल समझ लो। ये देखो भाई, ये है आपका न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। इसमें 1 से 10 तक रेटिंग होती है, ठीक है। तो अब हमने पेशेंट को बोलना है कि लो भाई चूज करो आपको कितना पेन हो रहा है। अगर उसको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा तो वो 0 नंबर चूज कर लेगा। अगर उसको थोड़ा पेन हो रहा है तो वो 1, 2 चूज कर लेगा। अगर इतना है कि भाई पेन तो हो रहा है बट बियरेबल है तो वो 4, 5 यूज कर लेगा। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वो 10 नंबर चूज कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। इसमें 1 से 10 तक रेटिंग होती है और हमें बताना होता है, पेशेंट को बताना होता है कि भाई उसको कितना पेन हो रहा है। दूसरा हमारे पास आता है वोंग बेकर, ये हम बच्चों में यूज करते हैं। इसमें उसको फेशियल एक्सप्रेशन से बताना होता है। हाँ जी, आते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस है। भाई ये बंदा अच्छी खासी स्माइल कर रहा है, मतलब इसको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। थोड़ी सी स्माइल गई, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी और गई, थोड़ा सा और दर्द हो रहा है। थोड़ी और गई, और ज्यादा हर्ट हो रहा है। थोड़ी और गई, और भी ज्यादा हर्ट हो रहा है। और 10 नंबर में ये आ गया भाई बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है, जब बंदे की आंखों से आंसू ही आने लग जाए, है ना। तो ये होता है वोंग बेकर फेस स्केल। इसमें इस तरीके से फेसेस बने होते हैं, बच्चा टच करके बता देगा फेस कि भाई हाँ मेरे को इतना पेन जो है वो हो रहा है। फिर हमारे पास आता है तीसरा स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 0 से 10 mm की इस तरीके से नंबरिंग होती है। और इसमें भी वो देख कर बता देता है कि भाई हाथ रखना होता है उसको यहाँ पे कि आपको कितना पेन हो रहा है, आप हाथ रख दो, तो वो ऐसे हाथ रख देगा भाई मेरे को इतना पेन हो रहा है। और फिर हमारे पास क्वेश्चनेयर आते हैं, उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको किस प्रकार का पेन हो रहा है, क्या आपको शार्प पेन हो रहा है, क्या आपको शूटिंग पेन हो रहा है, क्या आपको हैवी पेन हो रहा है। तो वो जो बताता जाता है कि आपको क्रैम्प जैसा पेन हो रहा है, हम उसको समझाते हैं ये सारे पेन के बारे में। जो चीजें बताएगा उन चीजों पे हम टिक करते जाएंगे। तो ये सारे पेन को असेस करने के टूल्स हैं। विच टाइम ऑफ पेन अकर आफ्टर एम्प्यूटेशन ऑफ अ लिम्ब। अब तो बता ही दोगे इसका आंसर, बताओ। एम्प्यूटेशन करने के बाद में जो पेन होता है उसको हम कौन सा पेन कहते हैं? रेफर्ड पेन कहेंगे, न्यूरोपैथिक पेन कहेंगे, फैंटम पेन कहेंगे, या फिर एक्यूट पेन कहेंगे? कौन सा पेन कहेंगे हम उसको? A, B, C या D? तो अब तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि जब एम्प्यूटेशन होने के बाद में पेन होता है उसको हम कहते हैं फैंटम पेन। क्या कहेंगे? फैंटम पेन कहेंगे। एम्प्यूटेशन के बाद में जो पेन होता है उसको हम कहेंगे फैंटम पेन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट पेन ट्रांसमिशन इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये आया है एक और डिफरेंट क्वेश्चन, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पेन के ट्रांसमिशन को रोकने का काम करता है, इनहिबिट करता है, पेन को ट्रांसमिट होने से रोकता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। बताओ भाई कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? सब्सटेंस बी है, एंडोर्फिन है, हिस्टामिन है या एसिटाइलकोलिन है? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पेन को ट्रांसमिट होने से रोकेगा? लाइक करते जाओ, लाइक करते जाओ। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो लाइक भी करते जाओ क्लास को। तो अब हमारे पास आंसर, किसी ने स्किप करा है तो कोई बीसी कर रहा है, तो अंदर जाएगा एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन जो है ये वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो पेन को स्पाइनल कोड से ट्रांसमिट होने में रोकते हैं, स्पाइनल कोड में पेन को ट्रांसमिट होने से रोकते हैं। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिलता है। एसिटाइलकोलिन का लेना देना कौन सी बीमारी से है? याद करो, नर्वस सिस्टम की कौन सी बीमारी है जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन का लेना देना है? अकॉर्डिंग टू द पेन गेट कंट्रोल थ्योरी, भाई ये एक थ्योरी है, पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पेन परसेप्शन किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? जो हमारा पेन का परसेप्शन है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा? बताओ भाई। इमोशनल फैक्टर से होता है, नर्व इंपल्स से होता है, ब्रेन इंटरप्रिटेशन से होता है, या इन सब चीजों की वजह से हमारा जो पेन परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस होता है? बताइए भाई। माइस्थेनिया ग्रेविस, वेरी गुड यूसुफ। माइस्थेनिया ग्रेविस का लेना देना है एसिटाइलकोलिन से। चलो भाई, डी ऑल ऑफ अबव। चलो जहां ऑल ऑफ अबव दिखा वहां आंसर क्या जाएगा आपका? ऑल ऑफ अबव। चलो भाई, तो आंसर क्या जाएगा? तो भाई हमारे इमोशनल फैक्टर भी हमारे पेन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी नर्व इंपल्स भी इन्फ्लुएंस करती है, हमारा ब्रेन का इंटरप्रिटेशन भी हमारे पेन को इन्फ्लुएंस करता है। विच टाइप ऑफ पेन रिजल्ट फ्रॉम नर्व डैमेज? अगर हमारी नर्व डैमेज हो जाए तो कौन से टाइप का पेन देखने को मिलेगा? बताओ भाई। विसरल, सोमैटिक, न्यूरोपैथिक या फिर एक्यूट? तो अब तो पेन के बारे में, इसके बारे में भी तुम पढ़ चुके हो, तो फटाफट से आंसर कर दो। विच टाइप ऑफ पेन रिजल्ट फ्रॉम नर्व डैमेज? नर्व डैमेज होने की वजह से कौन से टाइप का पेन देखने को मिलेगा? बी, सी? कौन है ये बी वाला? यार ऐसे तो ना करो, अभी मैंने आपको सारे टाइप समझाए हैं, अभी भी ऐसे करोगे? न्यूरोपैथिक पेन जो है इसको, ये होता है नर्व पेन, नर्व डैमेज होने की वजह से होता है ये न्यूरोपैथिक पेन। चलिए भाई, द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पेन असेसमेंट, पेन को असेस करने के लिए इनमें से गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? कैसे करोगे पेन को असेस? पेशेंट की सेल्फ रिपोर्ट से करते हो, वाइटल साइन से करते हो, नर्व्स ऑब्जर्व करके करेगी, या लैब टेस्ट से असेस करोगे? कैसे असेस करोगे? बताऊंगी करिश्मा, बताऊंगी। चलो भाई फटाफट से बताओ कैसे करेंगे असेस। लाइक करते जाओ बच्चों क्लास को, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स लाइक भी करते जाइए। चलिए भाई, तो हमारे पास आंसर अलग अलग आ रहे हैं। पेशेंट की खुद की, देखो पेन जो चीज है ना, ये पेशेंट से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं बता सकता। हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। पेशेंट को कितना पेन हो रहा है ये पेशेंट खुद ही तो बताएगा। तो पेशेंट की सेल्फ रिपोर्ट से ही असेस किया जाएगा कि पेशेंट का जो पेन का लेवल है वो कितना है। Which drug is classified as a non-opioid analgesic? बताइए भाई। इनमें अभी मैंने पीछे आपको WHO लैडर बताया था, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, जिसमें ऑपोइड्स, नॉन ऑपोइड्स हमने पढ़े थे। तो नॉन ऑपोइड्स के अंदर कौन सी एनाल्जेसिक आती है? एनाल्जेसिक्स वो दवाइयां होती है जो पेन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। तो मॉर्फिन, कोडीन, पैरासिटामोल या फेंटेनाइल, कौन सी ड्रग है जो नॉन ऑपोइड एनाल्जेसिक है? आंसर करिए फटाफट। सी, पैरासिटामोल। चलो, तो भाई नॉन ऑपोइड्स में जाएगी आपकी फेवरेट दवाई पैरासिटामोल, जिसको हम एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। ये ड्रग जो होती है ये नॉन ऑपोइड्स एनाल्जेसिक में आती है। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग है, लीवर पे बहुत खतरनाक इफेक्ट डालती है। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए हम इसको दे सकते हैं। अगर चलो माइल्ड टू मॉडरेट के लिए तो मैंने आपको बताया भैया पैरासिटामोल दे दो। सिवियर पेन में क्या दोगे? माइल्ड टू, अगर मॉडरेट पेन है तो आप पेशेंट को पीसीएम दे सकते हो। बट अगर सिवियर पेन है तो क्या दोगे? एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन, मॉर्फिन या फिर डिक्लोफिनेक? सिवियर पेन में कौन सी दवाई दोगे?
आंसर करो। ए एस्पिरिन, सोनी ने करा है ए, महादेव ने करा है आइबुप्रोफिन, और बाकी कह रहे हैं मॉर्फिन। सबके लिए हानिकारक होती है, लेकिन बच्चों में फिर भी देते पीसीएम ही है। मॉर्फिन भाई, सिवियर पेन में अपन कौन से देंगे? मॉर्फिन। तो अब दो चीजें याद हो गई, माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए पीसीएम और सिवियर पेन के लिए दी जाती है मॉर्फिन। स्ट्रॉन्ग ओपॉइड एनाल्जेसिक है ये, इसकी क्लासिफिकेशन याद रखना। नॉन ओपॉइड्स में तो आपकी पैरासिटामोल आ गई, स्ट्रॉन्ग ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में आपकी कौन सी आई है? मॉर्फिन आई है। विच नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड यूज टू रिड्यूस हेल्प? भाई पेन को रिड्यूस करने के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? दो चीजें होती है, आपने नर्सिंग करते टाइम पढ़ा होगा, एक होता है फार्माकोलॉजिकल, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है दवाइयों के अलावा, दवाइयों के अलावा कौन सा मेथड, और फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है दवाइयां कौन सी देंगे, इसका मतलब है मेडिसिन, मेडिसिन से ट्रीट करना। तो नॉन फार्मा पूछा है भाई, दवाइयों के अलावा अगर आपको पेन को रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे? वेरी गुड। तो भाई बहुत ही बढ़िया होता है रिलैक्सेशन थेरेपी दो पेशेंट को, ताकि पेशेंट रिलैक्स हो जाए। पेशेंट की मसाज कर सकते हैं। हीट थेरेपी, जैसे अब जब मेंसेस होता है तो मेंसेस का एब्डोमिनल पेन होता है, हीट कंप्रेशन से काफी हद तक पेन रिड्यूस हो जाता है। तो बहुत सारे पेन के अंदर आप हीट थेरेपी दे सकते हो, मसाज कर सकते हो, रिलैक्सेशन थेरेपी दे सकते हो, डिस्ट्रैक्शन थेरेपीज दे सकते हो। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का माइंड जो है वो पेन से रिड्यूस, मतलब उसका जो पेन का लेवल है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑल ऑफ अबव। पेन मैनेजमेंट दैट इंक्लूड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टेक्निक। जब हम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो ये कौन सी थेरेपी कहलाती है जिसमें हम साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल टेक्निक का यूज कर रहे हैं? क्या वो मल्टी मॉडल थेरेपी होती है, क्या वो सर्जिकल थेरेपी होती है, क्या वो अल्टरनेटिव थेरेपी होती है, या वो इमरजेंसी थेरेपी होती है? जब इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए और समझ में ना आए ना, तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो भाई। कौन सा ऑप्शन है जो आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो? इसमें कोई सर्जरी तो नहीं हो रही है, तो सर्जिकल टेक्निक तो नहीं होना चाहिए भाई, सर्जरी थोड़ी ना कर रहे हैं इसमें हम कोई। ऑल्टरनेटिव टेक्निक है ये, इमरजेंसी में भी नहीं जाएगा ये कि भाई कोई इमरजेंसी थेरेपी चल रही है, ऐसा भी नहीं है। इमरजेंसी में तो हमें दवाइयां ही देनी पड़ती है, इमरजेंसी के केस में तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ही काम आती है। अब बच गए आपके पास ऑल्टरनेटिव एंड मल्टी मॉडल, तो हमारे पास ए और सी ही आंसर आ रहे हैं। खैर इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल थेरेपी। मल्टी क्योंकि इसमें दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टेक्निक का यूज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल थेरेपी। तो आंसर जो है ए जाएगा, ए वालों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो इसमें हमारी कंबाइंड थेरेपी आ जाती है, इसमें हम ड्रग्स भी देते हैं, इसमें हम फिजिकल थेरेपी भी देते हैं, इसमें हम साइकोलॉजिकल थेरेपी भी देते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल थेरेपी, क्योंकि इसमें कई चीजें दी जा रही हैं। तो ड्रग्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, तीनों ही चीजें इसमें करी जाती है। चलो भाई, न्यूरोपैथिक पेन के लिए आप कौन सी दवाइयां देते हो? दो तो पता होता है, बताओ। अगर न्यूरोपैथिक पेन है तो कौन सी दवाई यूज करोगे? एंटी डिप्रेसेंट यूज करोगे, एंटी कन्वल्सेंट्स यूज करोगे, ओपोइड्स यूज करोगे, या सारी ही यूज कर लोगे? न्यूरोपैथिक नर्व पेन बहुत खतरनाक होता है, इतना ज्यादा पेन होता है ना, बस क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। तो भाई इसमें हम क्या देंगे? ये सारी ही चीजें हम इसमें दे सकते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथिक पेन जो है वो बहुत ही ज्यादा पेन होता है। इसमें कई बार ना साइकोलॉजिकल भी हो जाता है इंसान को कि यार मेरे को दर्द हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसके अंदर हम ये सारी ही दवाइयां जो है दे सकते हैं। विच टेक्निक हेल्प रिड्यूस पेन बाय स्टिमुलेटिंग लार्ज नर्व फाइबर्स? इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो पेन को रिड्यूस करने में मदद करती है? कैसे मदद करती है? हमारे जो लार्ज नर्व फाइबर्स है उनको स्टिमुलेट करके पेन को रिड्यूस करने में मदद करती है। टेंस थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन या डायलिसिस? सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप इसका आंसर बता सकते हो। बताओ क्या जाएगा आंसर। लाइक करते जाओ क्लास को, अभी भी लाइक बहुत कम है, लाइव ज्यादा है, लाइक कम है। लाइक करते जाओ क्लास को, आधे लाइक भी नहीं है जितने तुम लाइव हो। लाइक करते जाओ, बोलने के बाद एक बच्चे ने लाइक करा है, बताओ। लाइक करते जाओ भाई। चलो भाई, तो हमारे पास ए और बी आंसर आ रहे हैं। खैर ऑक्सीजन थेरेपी तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, सीधा सीधा इसमें जाता है टेंस थेरेपी। अब टेंस क्या होता है भाई? टेंस क्या होता है? तो आंसर जो है वो हमारा क्या है? टेंस थेरेपी।
तो टेंस थेरेपी को हम बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होती तो आप आंसर भी करेक्ट कर लेते, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था, नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करना है। तो नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करने वाली जो थेरेपी होती है उसको हम बोलते हैं टेंस, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी दी जाती है नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए। विच हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस कैन इंक्रीज पेन सेंसिटिविटी। जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उस टाइम पर ऐसा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से पेन भी बढ़ जाता है? बताओ भाई, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन या फिर मेलाटोनिन? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है स्ट्रेस के टाइम पे जिसकी वजह से पेन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है? इंसुलिन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन या फिर मेलाटोनिन? ए, बी, सी या डी? तो आंसर हमारे पास आया है ए, बी, सी सारे ही कर दिया यार तुमने, तो ज्यादातर बी आए हैं, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो है इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी आरआरबी में, ये आरआरबी में भी अभी क्वेश्चन आया था। तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस के टाइम पर ये रिलीज होता है, पेन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। विच पेशेंट ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ अंडर ट्रीटेड पेन? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है पेशेंट का जो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहता है अंडर ट्रीटेड पेन के? बताओ। चिल्ड्रन हो गया, फिर एल्डरलीज हो गए, मतलब जो बड़े बूढ़े होते हैं, प्लस जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, इन्हीं के ही अंदर सबसे ज्यादा पेन के कंप्लेंट्स होती हैं। तो ये सारे ही पेशेंट जो है ये अंडर ट्रीटेड पेन रहते हैं, ये सारे ही रहते हैं। बच्चों में भी बहुत पेन होता है, बूढ़ों में पेन होता है, क्रिटिकली इल पेशेंट्स को भी पेन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सारे के सारे पेशेंट जो है ये आपके अंडर ट्रीटेड पेन रहते हैं। पेन डिस्क्राइब एज बर्निंग, टिंगलिंग एंड शूटिंग पेन, ये तीनों किस पेन के साइंस है भाई? एक पेन है जो बर्निंग, जलन जैसा महसूस हो रहा है, टिंगलिंग जैसा महसूस हो रहा है, शूटिंग जैसा महसूस हो रहा है। तो क्या, अब ये देखो ऐसे पता चलता है किस चीज का पेन है। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमें कहीं दर्द हो रहा है, हम एक्सप्लेन नहीं करते कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई मेरे सुइया चुभा रहा है, और जलन भी बहुत ज्यादा हो रही है, पर ज्यादा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुइया चुभा रहा है, या अगर प्रेशर हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। इस तरीके से हम पेन को डिफाइन करते हैं, और जिसको टाइप्स पता होता है वो आइडेंटिफाई भी कर लेता है कि कौन सा पेन हो रहा है। भाई मेरे को ना यहाँ पे दर्द हो रहा है और ये दर्द फिर ऐसे करके ना मेरे पीछे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे पता लग जाता है कि हाँ ये रेडिएटिंग पेन है और ये इस वजह से हो सकता है। तो इसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जो पेन है मैंने पीछे आपको बताए भी थे, तो ये होता है आपका न्यूरोपैथिक पेन। जब आप पेशेंट, जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप डॉक्टर्स को सिम्टम बताना शुरू करते हो, तो उन सिम्टम से ही पहचान लेते हैं कि भाई ये आपका न्यूरोपैथिक पेन है। ऊपर से फिर आप ये भी बताओगे कि भाई हाँ मैं इस पोजिशन में ऐसे में बहुत देर तक लेटी रही थी या ये चीजें हैं, तो उससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये आपका कौन से टाइप का पेन है। तो अब हमारे पास बच गया सोमैटिक पेन, जो मैंने आपको नहीं बताया था वो सुन लो। और विसरल पेन के बारे में मैंने सिर्फ आपको एक ही लाइन बताई कि ये इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से होता है। बाकी सभी पेन्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में भी डिटेल में सुन लेते हैं, ठीक है। सोमैटिक पेन जो होता है ये वो पेन होता है जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? स्किन से, मसल से, बोन से और जॉइंट से स्टिमुलेट होता है, ये होता है आपका सोमैटिक पेन। और विसरल पेन हमारा इंटरनल ऑर्गन मैंने बताया, जैसे कि इंटेस्टाइन है, स्टमक है, यूट्रस है, ये यहां से ओरिजिनेट होता है विसरल पेन। और सोमैटिक हमारी स्किन से। रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन हुआ ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना हार्ट अटैक वाला, हार्ट अटैक तो यहां आ रहा है और पेन हो रहा है आर्म के अंदर। चेस्ट पेन तो कई लोगों को होता ही नहीं है, चेस्ट पेन तो कई बार होता ही नहीं है, सिर्फ लोग बोलते हैं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो सोमैटिक पेन जो है स्किन में, और अगर ऐसा हो रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है और चेस्ट पेन जो है वो रेडिएट करते हुए जा रहा है, तो वो आपका रेडिएटिंग के अंदर आ जाता है। इट विल डिफर फ्रॉम केस टू केस। अगर पेन यहाँ हो रहा है और वो यहाँ से होते हुए जा रहा है तो वो आपका रेडिएटिंग पेन है। प्रॉब्लम कहीं हो रहा है, पेन कहीं और हो रहा है, तो वो आपका रेफर्ड पेन है, ठीक है। चलिए भाई, तो अब सोमैटिक पेन होता कैसा है? बहुत ही शार्प एंड स्टेबिंग टाइप का पेन होता है। विसल काफी डल एंड क्रैम्पिंग पेन होता है। ये वेल लोकलाइज्ड होता है, जहां पर प्रॉब्लम है ना वहीं पर पेन होता है,
जो आपका सोमेटिक पेन होता है। बट विसरल पेन का, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स का पेन है, कहीं भी पेन हो सकता है। अब जैसे अपेंडिसाइटिस की दिक्कत होती है तो पेन कहीं पर भी, मैकबर्ग की पॉइंट पे पेन हो रहा है, अम्बलाइकस से ऊपर की तरफ पेन हो रहा है, तो इसका लोकेशन आप जो है वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पेन जो है जहां प्रॉब्लम है वहीं के वहीं पेन होगा विसरल का। ठीक है, सिम्टम्स इसमें सोमेटिक में बहुत कम आते हैं, बट विसरल में नोजिया, स्वेटिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। अब जैसे देखो फ्रैक्चर का जो पेन होता है, जिस बोन में फ्रैक्चर होगा उसी साइड पर तो पेन होता है, या अगर किसी मसल टेयरिंग हुई है, कोई मसल इंजरी हुई है, तो जहां पर हुई है वहीं पेन होता है। अब यही मैंने देखो एग्जांपल दिया, अपेंडिसाइटिस का पेन, इंटेस्टाइनल कॉलिक का पेन, वो एग्जैक्ट साइट पर हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कहीं पर भी पेन फील हो सकता है। इसमें तुमने एमएसएन में अलग अलग साइंस भी पढ़े होंगे। हाँ, तो ये आपका होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ऑपोइड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड रैपिड पेन रिलीफ। भाई अगर मान लो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और आपको जल्दी से जल्दी उसके पेन को रिलीव करना है, तो कौन सा रूट यूज करोगे मेडिकेशन देने के लिए? ओरल, आईएम, आईवी या फिर रेक्टल? कौन सा रूट यूज करोगे मेडिकेशन देने के लिए? फटाफट आंसर करो। तो तुम्हें भी पता है, देखो ओरल जब आप देते हो ना तो कम से कम 30 मिनट लग जाते हैं उसके इफेक्ट को आने के लिए। आईएम में भी टाइम लगता है, रेक्टल में भी। आईवी सबसे फास्टेस्ट रूट है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो हम आईवी यूज करेंगे। अगर आपको पेशेंट, जब किडनी स्टोन का पेन होता है और आप पेशेंट के पास डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहले वो आपको आईवी एनाल्जेसिक देता है ताकि पेन को जल्दी से जल्दी रिड्यूस किया जा सके। तो आईवी रूट जो है वो यूज किया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इवेलुएट पेन रिलीफ आफ्टर इंटरवेंशन। भाई पेशेंट को पेन हो रहा था, आपने जो इंटरवेंशन करना था आपने कर दिया। अब कौन सा मेथड आप इस्तेमाल यूज करते हो ये देखने के लिए कि जो पेन रिलीफिंग मेथड आपने यूज किया है वो कितना इफेक्टिव रहा है, तो क्या करोगे आप? पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, आप पेशेंट को फिर से बोलोगे कि भाई आप रेट करो अब आपको कितना पेन हो रहा है। आप पेशेंट का बीपी या टेम्परेचर चेक करोगे। जो इंटरवेंशन करना था, इंटरवेंशन करने के बाद जब आपको देखना है तो आपको कैसे देखोगे? सी, मेजर ब्लड प्रेशर। क्यों? बी, पेशेंट को बोलेंगे दोबारा से रेट करने के लिए। चलिए भाई, तो हम पेशेंट को बोलेंगे अब बताओ, अब आपको, क्योंकि पेन के बारे में पेशेंट से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं बता सकता, तो ऑब्वियसली हम पेशेंट को ही बोलेंगे कि भाई आप बताओ आपको कितना पेन हो रहा है। जितना पहले हो रहा था उतना ही हो रहा है, या अब उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है, ये हम पेशेंट से ही पूछेंगे, क्योंकि पेशेंट के बारे में पेशेंट ही बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पेन का टॉपिक था वो यहाँ पर हुआ है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको पेन का मैनेजमेंट, पेन के टाइप्स, जो भी पेन में से क्वेश्चंस बनते थे वो सारे मैंने आपको अच्छे से बता दिए। तो बताओ भाई फटाफट से, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया? सबको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है? ये टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर हो गया है? क्लास को लाइक करते जाओ और फटाफट से बताओ टॉपिक क्लियर हो गया सबको? बताओ भाई, टॉपिक क्लियर हुआ सबको? फटाफट से कमेंट करो। क्लियर, सभी कमेंट करो भाई, क्लियर क्लियर, यस मैम, जी मैम, ओके जी, थैंक यू सो मच। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।